अभी आ जाते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड पे। अब आ जाते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड होता क्या है? तो आयोनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयंस आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। मतलब क्या कि वह कंपाउंड, वह नया प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन का जो कि आयोनिक एलिमेंट या आयोनिक एटम को मिला करके बना है, उसे हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि पहले के टर्म में हम लोग HCl नॉर्मल बनाते थे, तो यह मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता था, यह मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपका कंपाउंड बना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। लेकिन अब मैं बोलूँगा हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस, तो यहाँ पे HCl बनेगा। तो ये आयन के फॉर्म में हो गया, ये कटायन और ये अनायन, ये आपका आयोनिक, ये आपका आयोनिक मॉलिक्यूल हो गया आपका। ठीक है, तो ये आयोनिक मॉलिक्यूल जो दोनों हुआ, इसका मैं जब केमिकल रिएक्ट करवा रहा हूँ तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, इसे मैं आयोनिक कंपाउंड बोलूँगा, इसे मैं आयोनिक कंपाउंड बोलूँगा। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या? मतलब क्या कि कोई भी आयोनिक मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करता है केमिकल रिएक्शन में, तो जो हम लोग का प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, और जो फार्मूला यूनिट रहता है, जो जिसे प्रोडक्ट भी कहता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब क्या कि Na+ हो गया, क्लोरीन माइनस, प्लस माइनस। अगर आप जैसे कि अगर अभी वैलेंसी वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वैलेंसी वाले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस वो न्यूट्रल कर देता है। अगर यहाँ पे भी प्लस रहता तो फिर यहाँ पे प्लस मीन्स कैटायनिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो रहा है, मिल करके यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दे रहा है इस प्रोडक्ट को, जिसको फार्मूला यूनिट भी हम लोग कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोग? आई होप अभी तक का सारा आप लोग को क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या बोलता है कि द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ अ C12 एटम टेक्स 12 यूनिट। मतलब कि वही बात होता है जैसे कि हम लोग जो एटॉमिक मास हम लोग जो पढ़े थे, तो उसमें रिलेट किए थे कार्बन 12 के आइसोटोप्स के साथ हम लोग कि 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो वही इसमें बोल रहा है कि जो फार्मूला मास है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, जो फार्मूला मास रहेगा इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स C12। हाँ, तो इसका वही रहेगा जो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो हम लोग पढ़े थे एटॉमिक मास यूनिट NaCl का। याद कीजिए, हम लोग देखे थे 58.4432 यूनिट म्यू था, तो वही इसमें सेम रहेगा फार्मूला मास। इसमें भी वही यही कहता है कि आपका जो मॉलिक्यूलर वाला जो पार्ट हम लोग पढ़े थे एटम का, जो एटॉमिक मास सेम था, वही इसमें भी रहेगा। और क्या बोलता है क्या कि फार्मूला, जैसे कि यही और बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और जो एटॉमिक मास रहेगा, ठीक है, जो पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो पढ़ते थे जिसका एटॉमिक मास, वो एकदम बिल्कुल मतलब सेम रहेगा। ठीक है, वो बिल्कुल सेम रहेगा आयनिक वाला। जैसे कि यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ते थे Na, यहाँ पे ये हो गया आपका एटम, हो गया नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्म के टर्म में। ठीक है, ये हो गया आपका Na+। ठीक है, ये हो गया आपका ये आयनिक मतलब आयनिक मॉलिक्यूल के टर्म, मतलब आयनिक फॉर्म में हो गया आपका ये। ठीक है, तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एंड इट्स आयन इज जस्ट द सेम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विच कन्वर्ट एन एटम इनटू एन आयन हैव नेग्लिजिबल मास। तो ये Na+ क्यों हुआ? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ही के कारण इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो प्रोटॉन का मात्रा बढ़ा, जिसके कारण इसके ऊपर प्लस का चार्ज बढ़ गया इस एलिमेंट के ऊपर। तो ये एक आयनिक ये एटम हो गया आपका। तो जो इसका एटॉमिक मास रहेगा, ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना था? तो 23 पॉइंट समथिंग म्यू था। तो इसका भी लगभग वही रहेगा, या तो यही रहेगा या तो इसके अराउंड में। मतलब कहने का मतलब आपका यही है कि जो भी या तो आयनिक फॉर्म में रहे या मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहे, लेकिन इसका एटॉमिक मास लगभग सेम रहेगा सभी में।
ठीक है, सभी का, चाहे Na हो या Cl- हो या फिर हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, कुछ भी हो, आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब आते हैं केमिकल फार्मूला। आपका 2 टॉपिक या 3 टॉपिक लास्ट बचा हुआ है इस चैप्टर को ख़त्म होने में। तो अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल फार्मूला। ओके, chemical formula. The chemical formula of a compound represent the composition of a molecule of the compound in terms of the symbolize of the element present in it. Ionic compound are formed by the combination between metal and non-metal compound. तो अभी तक आप लोग जितना भी मेरे से एग्जांपल देखो, सभी केमिकल फार्मूला का पार्ट था। चाहे ये देखो, चाहे HCl वाला देखे, चाहे कितना भी, ये सब वही बता रहा है कि केमिकल फार्मूला में क्या होता है। वो नाम पड़ता है, वो हम लोग नाम, एक नया प्रोडक्ट को नाम देते हैं केमिकल फार्मूला के थ्रू। जैसे Na सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो एक नया नाम, वो केमिकल फार्मूला होता है, चाहे वो मॉलिक्यूल के टर्म में हो, चाहे वो आयनिक फॉर्म के टर्म में हो। जैसे यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सेम चीज़ है, वही आपका केमिकल फार्मूला बोलता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड अ बाइनरी कंपाउंड। ठीक बात है ना, सही बात है। जैसे मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग कंपाउंड बहुत तरीके से बना सकते हैं, या तो 2 एलिमेंट के साथ, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो बेसिकली यहाँ पे अगर H2+O, ठीक है, तो यहाँ पे H2O बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हम लोग यूज किए, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका बाइनरी एलिमेंट का, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया बाइनरी कंपाउंड का। उसी तरीके से आप और भी 3 एलिमेंट का बना सकते हैं, 4 एलिमेंट का बना सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टुवर्ड्स इट इज नोन एज इलेक्ट्रोगेटिव एलिमेंट। और भी जितने भी मतलब कि आगे के पॉइंट्स अभी हमारे नोट्स में, वो सब हायर क्लास के लिए, मीन्स हायर क्लास में आपको और आगे पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि जो आप वैलेंसी निकालना पड़ेंगे, तो वैलेंसी एक KLMN फॉर्म में निकलता है और एक SPDF फॉर्म से निकलता है, ठीक है। तो आप उसमें आप बेहतरीन तरीके से आप लोग उसमें पढ़ोगे। इसका जो है 5वां पॉइंट बोल रहा है क्या, कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये भी बात बिल्कुल सही है और 100% सही है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड तभी संभव है जब कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट या जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल को हम लोग रिएक्ट करवाएं तब बनेगा। जैसे Na+Cl H2+O, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल जब रिएक्ट होगा तभी बनेगा। अगर मैं यहाँ भी बोल दूँ भाई H2+H2, तो क्या नया एलिमेंट बनेगा? तो यहाँ पे तो बोलो कि नहीं भाई नहीं बनेगा। यहाँ पे भाई H2 ही बन रहा है, यहाँ पे H2 ही बन रहा है। क्यों? यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो बैलेंस भी एक तरह से बैलेंस भी हो गया। तो भाई एक यहाँ पे कंपाउंड बना नहीं, क्योंकि कंपाउंड के डिफिनेशन को ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ना। कंपाउंड क्या बोलता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंपाउंड। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। When there are more than 1 atoms of an element in a molecule compound, then the number of atoms indicated by using appropriate prefix। सही बात है, अगर आप 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा अगर एटम को यूज कर रहे हो तो उसका सिंबल के फॉर्म में आप इसे यूज करोगे। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है कि प्रीफिक्स मतलब होता है आगे। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? आगे, मतलब कि आगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आप आगे H लगाओगे तभी ना पता चलेगा कि भाई ये हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयंस क्या होता है? वैलेंसी ऑफ आयंस आपका नेक्स्ट टॉपिक हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वैलेंसी ऑफ आयंस। तुरंत मैं इसे रब कर लूँ ताकि आप लोग का माइंड डाइवर्ट ना हो। चलिए, नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट टॉपिक आपका हो गया वैलेंसी ऑफ आयंस। वैलेंसी ऑफ आयंस क्या बोलता है? द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। मतलब वैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन। मतलब क्या? किसी भी आयन का वैलेंसी क्या होगा?
तो भाई जो उसका चार्ज रहेगा, जो उसका चार्ज रहेगा, लेट सपोज Mg2+ वाले एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि Mg मीन्स मैग्नीशियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम, इसका वैलेंसी ऑलरेडी 2 फिक्स है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये आयन जो है, मतलब आयनिक चार्ज जो है वो प्लस होता है, वो प्लस होता है। तो अब मैं पूछूं कि इस आयनिक मॉलिक्यूल है या फिर जो आयनिक एटम है या एलिमेंट है, उसका चार्ज क्या होगा, ठीक है, उसका वैलेंसी क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 2+, ठीक है। मैं पूछूंगा क्लोरीन माइनस का क्या होगा, तो आप बोलोगे -1। मैं पूछूंगा आप लोगों से फिर हाइड्रोजन का, तो आप बोलोगे +1। समझ रहे हो आप बिल्कुल बात को, यही है वैलेंसी ऑफ आयंस बोलता है। आपका आता है फिर लास्ट ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम, मतलब लेट सपोज कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बना रहा है, और इस हाइड्रोजन मान लो कि मैं 10 ग्राम ले रहा हूँ, हाइड्रोजन मैं 10 ग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। तो और ये भी एक मान लो कि ये हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको सच में मत मानना, बस समझाने के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मान लो 10 है, ठीक है, तो 10 मैंने इसे ग्राम में लिया, म्यू के टर्म में नहीं लिया मैं, एटॉमिक मास जनरली म्यू के टर्म में होता है, इस टर्म में, लेकिन मैंने इसे GM के टर्म में लिया, ग्राम के टर्म में लिया। तो बोल रहा है क्या कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। और न्यूमेरिकली मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में, मतलब कि इसका ये होगा, मतलब 10 ग्राम की जगह पे ये 10 म्यू होगा, तो म्यू की जगह पे हम लोग ग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है, उसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। हम लोग इससे क्या कह सकते हैं कि दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ गया आप लोगों को ग्राम एटॉमिक मास? कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास, तो आप लोग क्या कहोगे कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, टू इट्स ओरिजिनल एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मतलब जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल आप एक जनरल सा दे देना, या एक सोडियम का दे देना, कि सोडियम का एग्जांपल मैं दे दिया कि 23.52 म्यू होता है, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि इसको 23.52 ग्राम के टर्म में लिख रहा हूँ, तो आप इसको ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हो। बोलोगे क्या कि फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो क्या बोलोगे आप 23.52 GM, 23.52 GM। ये आपका ग्राम एटॉमिक मास खत्म। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये एक लास्ट आपका टॉपिक पढ़ने को बच गया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इजी है आपका। ये क्या बोल रहा है, ये लास्ट टॉपिक क्या बोलता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का कुछ वैल्यू, लेट सपोज मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे सोडियम का आपने देखा 23.52 म्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं 2Na ले रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि 2Na क्यों लिया आपने, तो मैं बोलूँगा कि मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम या एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैं जब 2Na लूँगा तभी ना मॉलिक्यूल से मैं कह पाऊँगा, तो बिल्कुल सही 2Na लिया। Na का क्या होता है एटॉमिक मास 23.52 म्यू। तो अब बोलूँगा मैं कि जब मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, अब कुछ भी अगर गुना करने के बाद लेट सपोज x आता है, x म्यू, तो यह जो मॉलिक्यूलर मास है यह इक्वल हो जाएगा, मतलब वही बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास
ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, उसे हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। समझे आप लोग? तो ये क्या बोलते हैं इसे, ग्राम एटॉमिक मास। ये और ये बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क है यहाँ ये एटॉमिक के लिए और ये मॉलिक्यूल के बारे में है। तो आई होप अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक को कवर किया, चैप्टर 3 आपका एनसीईआरटी क्लास 9, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आई होप इन सभी टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। और अगर इन केस आप लोगों को कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आए तो आप लोग फील टू फ्री आप है कि आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट करें आप। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, आप मुझे वहाँ मैसेज करें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूँ, आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग मेरे चैनल एमर्स पे नए हैं, प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए वीडियो के जितने भी मैं वीडियो डालूँ उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे और आप लोग मेरे साथ अप टू डेट रहें वीडियो के साथ। हाँ दोस्तों, और जाते जाते मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे बहुत बच्चों की कमेंट्स आई, मैसेज आई कि साइंस रिगार्डिंग क्लास 9 से स्टार्ट किया जाए, तो साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन बच्चों को यह लगता है कि उनकी मैथ वीक है या फिर उनको मैथ पढ़ना चाहिए, तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है, राहुल टीचिंग सेंटर यानी RTC करके। तो आप वहाँ जा करके आप वहाँ पे मैथ पढ़ सकते हैं। तो और वहाँ अगर आपको RTC चैनल ना मिले तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, ठीक है। और या तो आप राहुल टीचिंग सेंटर सर्च करके आप उस चैनल पर जा करके आप अपने मैथ की स्टडी को पूरी कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी वहाँ पे क्लास 9th और 10th के को लेकर कहीं वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी मैथ आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।